जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। तो आज तारीख है 27 सितंबर 2022 और आज का दिन है मंगलवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। अमेरिका को जयशंकर की दो टूक, आप किसे बेवकूफ़ बना रहे, तो ऐसा क्यों कहा जयशंकर जी ने, इसे देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम राष्ट्रीय क्लीन गंगा मिशन को देखने का प्रयास करेंगे कि क्यों हाई कोर्ट ने इसको लेकर कहा कि पैसा बांटने की मशीन रह गया है ये प्रोजेक्ट। फिर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में सीधा प्रसारण यानी लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर क्या है नई पहल। फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग से क्या चिंता है और इससे क्या फायदा होगा, इसको देखने का प्रयास करेंगे। विश्व में लाइव स्ट्रीमिंग को देखने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में कैसे बढ़े भारत की भूमिका विमर्श, तो आप इसे स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, ग्लोबल ग्रुपिंग से, अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट से, तो किस तरह से जो भारत है उसकी भूमिका बढ़ रही है संयुक्त राष्ट्र में, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम देखेंगे कि कच्चा तेल क्रूड ऑयल क्या होता है और किस तरह से इससे पेट्रोलियम, डीजल, नेफ्था और LPG का निर्माण होता है। फिर हम देखेंगे नाविक से संबंधित खबर को देखेंगे। फिर नाविक की हम GPS से तुलना करेंगे, रूसी नेविगेशन सिस्टम से, ग्लोसनास से भी इसकी तुलना करेंगे कि किस तरह से ये नाविक भारत ने जो निर्माण किया है वो किस तरह से जो GPS है ग्लोसनास से बेहतर है। फिर हम देखेंगे मंगलयान को 8 साल पूरे, तो हम मंगलयान को देखने का प्रयास करेंगे कब लॉन्च किया गया था, कहाँ से लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। फिर हम अमेरिका और भारत के संबंधों के लिहाज से देखने का प्रयास करेंगे कि कॉमकासा एग्रीमेंट क्या था, BECA एग्रीमेंट क्या था, लेमुआ समझौता क्या था। फिर हम कॉमकासा एग्रीमेंट को देखने का प्रयास करेंगे। फिर LSA यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट क्या था उसको देखने का प्रयास करेंगे, कॉमकासा को समझने का प्रयास करेंगे। फिर लेमुआ को देखने का प्रयास करेंगे। फिर BECA एग्रीमेंट क्या था, उसके क्या मायने भारत के लिए, उसको देखेंगे। फिर हम गंगा से संबंधित देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से निकल रही है, कर्णप्रयाग कहाँ है, रुद्रप्रयाग कहाँ है, देवप्रयाग कहाँ है, कहाँ से इसका नाम गंगा बनता है, इसका पहले नाम क्या रहता है, तो भागीरथी रहता है। फिर हम गंगा के बारे में उसके बेसिन को देखने का प्रयास करेंगे कि उसमें कौन सी नदियाँ मिल रही है, उसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कहाँ जाके गिर रही हैं, कौन से शहर उसके किनारे बसे हुए हैं। फिर हम एक्शन प्लान देखने का प्रयास करेंगे नमामि गंगे, फिर उसके कौन से पिलर्स है नमामि गंगे प्रोग्राम्स के, उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम एक बार पायलट प्रोजेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। फिर पायलट प्रोजेक्ट के बाद जो आखिरी की फाइनल स्टेप्स होती हैं जिसमें प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, तो उससे बीच में कौन कौन से स्टेप्स होती हैं। फिर हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे। क्रूड ऑयल को देखेंगे कि क्रूड ऑयल की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होती है उससे किस तरह से पेट्रोलियम गैस है, गैसोलीन है, डीजल फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेंट ऑयल बनता है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। और इस पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो रिफाइनरी है, प्रोडक्ट्स है, ऑयल है, उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस तरह से उनका एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। फिर हम कुर्दिश रीजन को देखने का करेंगे जो इराक के अंदर है, जिसको लेकर ईरान और इराक के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है। और एक अन्य मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कुर्दिश रीजन को कि कहाँ है अवस्थित है, किसके साथ इसकी सीमा लग रही है, इराक के किस साइड अवस्थित आ गया है। फिर हम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी नाविक को समझने का प्रयास करेंगे। नाविक को देखेंगे कि कहाँ कौन सी ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया है। फिर इसरो की जो नाविक सिस्टम है उसको दूसरे देशों के साथ जैसे GPS के साथ, ग्लोसनोस के साथ, चाइना के BDS के साथ और गैलीलियो के साथ कल्पना उसकी तुलना करेंगे कि किस तरह से ये ऑपरेट किया जा रहा है, किस टाइप का है, इसका कवरेज क्या है। फिर हम मंगलयान मिशन के बारे में देखेंगे। फिर हम मंगल ग्रह के बारे में कुछ देखने का प्रयास करेंगे, इसकी सोलर सिस्टम में लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है, किन ग्रहों के बीच में अवस्थित है। फिर एक अन्य मैप से हम सोलर सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे 2D मैप में। फिर हम इसरो के सेंटर्स को देखेंगे कि इसरो के सेंटर कहाँ कहाँ हैं, या सतीश धवन की हम बात करें तो वो कहाँ पर अवस्थित हैं, और अन्य जो इसरो के सेंटर्स हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर अंत में हम गूगल मैप में देखने का प्रयास करेंगे इन सब चीज़ों को। तो इस तरह से हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो पहली खबर देखते हैं हम, अमेरिका को जयशंकर की दो टूक, आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, इंडिया USA रिलेशन से जोड़कर देख सकते हैं। तो F-16 लड़ाकू विमानों के लिए पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज मंजूर करने पर की टिप्पणी। वाशिंगटन में भारत वंशियों के एक कार्यक्रम में कहा, अमेरिका पाकिस्तान संबंध
अमेरिकियों के हित में नहीं। 45 करोड़ डॉलर के पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव तथा सैन्य उपकरणों की बिक्री पैकेज को मंजूरी दी। तो विवाद क्या है एक्चुअल में? अमेरिकी विदेशी विभाग ने 45 करोड़ डॉलर के पाकिस्तानी वायुसेना के लिए F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव तथा सैन्य उपकरणों के बिक्री पैकेज को मंजूरी दी है। तो इसी को लेकर जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान तो एक हमारा पड़ोसी देश है और दूसरा है कि पाकिस्तान और जो यूएसए के जो रिलेशन थे कुछ साल पहले अच्छी नहीं थे, लेकिन अब जो यूएसए की इस तरह की जो नीति आई है कि वो F-16 लड़ाकू विमान है उनके रखरखाव और सैन्य उपकरणों के लिए कुछ पैकेज की मंजूरी दी है। तो इससे क्या होगा कि जो भारत है और अमेरिका के रिश्तों में कुछ तल्कियां आ सकती हैं। तो इसी को लेकर विदेश मंत्री जी ने कहा है कि एक तरफ तो अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है और दूसरे ही भारत के जो एक तरह से जो आतंकवाद की जो समस्या से जूझ रहा है और उसी को एक तरह से जो वित्तीय मदद भी दे रहा है, आर्थिक पैकेज भी दे रहा है। अब ये इन्होंने कहा कि अब आप पाकिस्तान का जो F-16 लड़ाकू विमान है उसके रखरखाव करेंगे। अब आखिर में जो पाकिस्तान ये F-16 का इस्तेमाल कहाँ करेगा, इसको कहाँ तैनात करेगा? तो कहीं वो भारत की सीमा के नज़दीक इसको तैनात करेगा। तो ये एक तरह से भारत के हित को प्रभावित कर रहा है। रूसी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता का कारण भारत की ओर से प्रयास का अभाव नहीं। तो अब बात आती है कि जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि पहले अब भारत की जो रूस पर निर्भरता थी तो उसका कारण क्या था? क्योंकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद होने के बाद अमेरिका से भी रक्षा की उपकरण खरीदने की थी, लेकिन जो अमेरिका है उसने रक्षा उपकरण भारत को नहीं दिए थे। तो इसीलिए भारत की जो निर्भरता है वो रूस पर हो गई और इसी के कारण उन्होंने कहा, जयशंकर जी ने कहा कि रूसी रक्षा उपकरणों पर भारत की निर्भरता व मास्को के साथ मजबूत संबंधों का कारण यह नहीं कि नई दिल्ली ने हथियारों को हासिल करने के लिए अमेरिका से संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा हमारे संबंधों में आया एक बदलाव रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी है जो पिछले करीब 15 वर्षों में अपने मौजूदा स्वरूप में आया है। वर्ष 1965 से अगले लगभग 40 वर्षों तक भारत में कोई अमेरिकी सैन्य उपकरण नहीं आया। इस दौरान भारत रूस संबंध बहुत मजबूत हुए। जयशंकर जी ने कहा कि इसका कारण भारत की ओर से प्रयास का अभाव नहीं। तो इस तरह से इन्होंने उस अमेरिका पर दो टूक बात कही। तो अब हम देखते हैं भारत और यूएसए संबंधों को। तो हाई स्टेक एग्रीमेंट यानी उच्च दांव समझौते भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 3 मूलभूत रक्षा समझौतों में से केवल एक पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब कॉमकासा को देखते हैं, द कम्युनिकेशन कॉम्पेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसके तहत क्या होगा कि एनक्रिप्टेड संचार प्रणालियों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है और उच्च तकनीकी सैन्य हार्डवेयर साझा करने के लिए यूएसए के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कॉमकासा को देखने का प्रयास करते हैं। कॉमकासा एंड बेसिक एक्शन एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो भू-स्थानिक सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, गंभीर आलोचना के कारण अभी तक हस्ताक्षरित नहीं हो पाया है। यह आशंका थी कि इन समझौते पर हस्ताक्षर करने का मतलब रूस के साथ भारत के सदियों पुराने सैन्य संबंधों और उनकी हथियार प्रणालियों तक पहुंच से समझौता करना है। लेमोआ यानी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भारत ने 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। इसे स्वचालित या अनिवार्य किए बिना ज़्यादातर ईंधन भरने और पुनः पूर्ति के उद्देश्यों के लिए किया गया था। अब हम कॉमकासा के बारे में और अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं कि क्या है, क्यों किया गया, इसकी कंट्रोवर्सी क्या है। तो देखते हैं पहले कि व्हाट। तो अमेरिका को भारत को उच्च स्तरीय संचार सुरक्षा उपकरण स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए एक तरह से कानूनी ढांचा प्रदान करता है। वाई यानी क्यों किया गया। तो भारत और अमेरिकी बलों को अधिक निकटता से संचालित करने के लिए सक्षम बनाएगा, जानकारी साझा करेगा और एक सुरक्षित नेटवर्क की स्थापना करेगा। सुरक्षित संचार प्रणालियों के लिए साथ साथ जो यूएसए सोर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म है उनके जो प्रदर्शन को भी चेक कर सकते हैं। इनसे दोनों देशों के बीच में सूचनाओं को आदान प्रदान हो सकेगा। यूएसए और उसके सहयोगियों के साथ रियल टाइम परिचालन जानकारी साझा करने के लिए मंच स्थापित किया गया है। तो ये एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म इम्प्रूव परफॉर्मेंस
इनेबल इंडियन। तो इस तरह से हमको देखना है कि वाई और वाट। अब कंट्रोवर्सी को देखने का प्रयास करते हैं। तो यूपीए सरकार ने इनकार किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसमें शामिल होने का मतलब है एक तरह से अमेरिकी सैन्य गठबंधन में घसीटे जाने का डर था, इसलिए जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने इसको एक तरह से इनकार किया था साइन करने से। दूसरा क्या था कंट्रोवर्सी का कारण? तो कोडिंग और कीइंग सिस्टम समान होने से जिससे यूएस को भारतीय सामरिक जानकारी तक पहुंच प्रदान करेगा, तो इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। तीसरा क्या था कंट्रोवर्सी का कारण? तो ये समझौता अमेरिकी कर्मियों को आवधिक निरीक्षण यानी पीरियोडिक इंस्पेक्शन के लिए यूएस स्रोत संचार उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट कर सकता है। तो इस तरह से ये कंट्रोवर्सी के कारण थे। अभी हमने कॉमकासा देखा है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, अब BECA, इसको अभी हम आगे देखेंगे, यानी बेसिक एक्शन एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो व्हाट इज LSA? तो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, यानी रसद समर्थन समझौता सैन्य अभ्यासों के आसान संचालन की अनुमति देने के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे की सुविधाओं में बदलाव करने की अनुमति देता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो आल्सो एम टू भारत के साथ अधिक उच्च तकनीकी साझा करने के लिए अमेरिका के लिए विश्वास का स्तर और बढ़ाएगा ये। तो इस तरह से हमको देखना है LSA, और इसी का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा वो लेमुआ। अमेरिका के साथ लेमुआ पर हस्ताक्षर के बाद भारत अब एक चुनिंदा देशों में शामिल होगा जिनके साथ अमेरिका ने इस तरह का एग्रीमेंट किया है। तो लेमुआ स्टैंड फॉर लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जिसकी हमने अभी बात की थी, यानी LSA का एक भारत विशिष्ट संस्करण है जिसमें अमेरिका के कई देशों के साथ घनिष्ठ सैन्य संबंध है। यूएसए के साथ 4 मूलभूत समझौते में से एक है। अभी समझौते के तहत क्या होगा? तो ये समझौता दोनों देशों को ईंधन भरने और पुनः पूर्ति के उद्देश्य से दोनों ओर की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। अब इसमें कौन से क्षेत्र कवर किए गए? तो इसमें 4 क्षेत्र शामिल हैं: पोर्ट कॉल, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय सहायता और आपदा राहत। अब अमेरिका ने किनके साथ कर रखा है इस तरह का एग्रीमेंट? तो अमेरिका के नाटो भागीदारों, जापान जैसे संधि सहयोगियों और फिलीपींस, पाकिस्तान, जॉर्डन जैसे अन्य देशों के साथ समान समझौता कर रखा है। अब हम देखते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो भारत के लिए BECA का क्या मतलब है? तो BECA भारत के साथ अमेरिका की चौथी और अंतिम आधारभूत समझ है। यह भारत को वर्गीकृत भूस्थानिक डेटा के साथ साथ महत्वपूर्ण सैन्य अनुप्रयोगों वाली महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच प्रदान करेगा। यह समझौता अमेरिका को संवेदनशील उपग्रह और सेंसर डेटा साझा करने की अनुमति देगा, जो भारत को सटीकता के साथ सैन्य लक्ष्यों पर प्रहार करने में मदद करेगा। हिंद महासागर में चीनी युद्धपोतों की गतिविधियों पर पैनी नजर रख सकेगा भारत इसके तहत। तो इस तरह से हमको देखना है कि जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट क्या है, लेमुआ एग्रीमेंट क्या है, यानी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट क्या है। उसके बाद हमने LSA को देख लिया, यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को देखा। अभी कॉमकासा को देखने का प्रयास किया, कॉमकासा, BECA। अब हम जो कॉमकासा उसको और अच्छे से इस पिक्चर से समझने का प्रयास करते हैं। तो इधर USA और इधर इंडिया हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में क्या है कि सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालनीयता के लिए संचार सुरक्षा का हस्तांतरण करना, यानी ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी फॉर इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस, कॉमकासा, यानी कम्युनिकेशन कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अब इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो एक्सेस टू हाई एंड टेक्नोलॉजी, तो भारत की उच्च तकनीकी तक पहुंच सुनिश्चित होगी इससे। इसका सामरिक महत्व भी है, इससे जो चाइना को काउंटर करने में मदद मिलेगी। और इसमें जो प्रोविजन फॉर डेटा सेफ्टी का भी प्रावधान किया गया, जिससे भारत को भी फायदा मिलेगा। सहयोगियों और भागीदारों के साथ सैन्य अंतर संचालनीयता और हाईटेक बिक्री के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 समझौतों में से एक हैं। और अन्य 3 कौन से? तो BECA, GSM, GSOMIA और लेमुआ फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल। तो इस तरह से हमको देखना था।
क्योंकि ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि यदि भारत और अमेरिका के संबंधों में कोई प्रश्न आता है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, तो हम वहाँ पर इन एग्रीमेंट्स का जिक्र कर सकते हैं, ताकि जो हमारा आंसर है उसकी जो वेटेज है वो बढ़ सके। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। अब देखते हैं हम अगली खबर को। केवल पैसा बांटने की मशीन रह गया है राष्ट्रीय क्लीन गंगा मिशन, हाई कोर्ट। तो GS2 GS3 कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जोड़कर देख सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को राष्ट्रीय क्लीन गंगा मिशन को लेकर तीखी टिप्पणी की। कहा, मिशन केवल पैसा बांटने की मशीन रह गया है। पैसा कहाँ खर्च हो रहा है इसकी न तो निगरानी की जा रही है और ना ही कोई हिसाब ले रहा है। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं दिख रहा। तो ये चर्चा का विषय होगा कि ये चर्चा में क्यों है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय क्लीन गंगा मिशन को देखते हैं। तो उससे पहले हम एक पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि गंगा का नाम कहाँ से पड़ता है। तो ये यमुनोत्री, तो यहाँ से यमुना नदी निकल रही है। तो ये गंगा कहाँ से होती है? देवप्रयाग। तो पहले उससे पहले देखते हैं ये बद्रीनाथ और इधर से तो ये धौली गंगा बद्रीनाथ से निकल रही है अलकनंदा, और इसमें जब धौली गंगा आकर मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। फिर जब अलकनंदा आगे चलती हैं, अब इसको धौली गंगा क्यों नाम नहीं रखा? क्योंकि गहराई के आधार पर नाम रखा जाता है। अब धौली गंगा और अलकनंदा मिल रही, लेकिन गहराई किसकी ज्यादा है? तो अलकनंदा की। उसमें आकर धौली गंगा मिल रही, इसलिए उसका नाम रखा है अलकनंदा। अलकनंदा जैसे आगे बढ़ती है तो उसमें नंदाकिनी रिवर आके मिलती है और नंद प्रयाग का निर्माण करती है। फिर जब आगे बढ़ती हैं अलकनंदा तो उसमें पिंडार गंगा आकर मिलती हैं और इसका नाम, और जहाँ मिलती है उसको कर्णप्रयाग बोलते हैं। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती हैं, फिर उसमें जब मंदाकिनी नदी जो कहाँ से आ रही, केदारनाथ से आती है, वो मिलती है, तो वो कौन सा प्रयाग का निर्माण करती है? तो रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इधर गंगोत्री से कौन आ रही है? तो भागीरथी नदी आ रही है। जब ये दोनों मिलती हैं तो देवप्रयाग का निर्माण होता है। फिर यहीं से हम इसको गंगा कहते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया था कि इसके उद्गम स्थल कहाँ से, तो किस तरह से इसकी जर्नी आती है और किस तरह से इसका नाम गंगा पड़ता है। अब एक अन्य मैप के थ्रू और समझने का प्रयास कीजिए इसको। ये गंगा, तो ये सोर्स ऑफ गंगा हो गया, ये गंगा नदी आ रही है और इसी के किनारे कानपुर बसा हुआ, और ये यमुना हो गया। यमुना के किनारे कौन सा सिटी है? तो न्यू दिल्ली है। इसके किनारे आगरा बसा हुआ। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो इलाहाबाद में दोनों जाकर मिल जाती हैं। अब गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो घाघरा, गोमती कि घाघरा, राप्ती किसकी सहायक नदी? घाघरा की। लेकिन घाघरा किसकी सहायक नदी? गंगा की। फिर गंडक, फिर सप्तकोशी जिसे बिहार की शोक भी माना जाता है, ये काठमांडू। फिर हम देख लेते हैं कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी? तो चंबल की सहायक नदियाँ कौन सी? तो बनास, फिर पार्वती, फिर काली सिंध। फिर यमुना की एक और अन्य सहायक नदी है सिंध, बेतवा, फिर केन। अब इनका पश्चिम से पूर्व की साइड देखा जाए तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो ये किसकी सहायक नदी होगी? यमुना की। फिर सोन नदी है, तो सोन की सहायक नदी कौन सी? तो रिहांद हो गई। फिर ये किस में जाकर मिलती है? तो ये गंगा मिलती है, तो ये गंगा की सहायक नदी हो गई है। फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है, इसमें दामोदर नदी इधर से आ रही है पश्चिम बंगाल झारखंड से होते हुए, और यहीं से फिर इसकी हुगली एक तरह से वितरिका हो जाती है। फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती हैं। फिर पद्मा, मेघना से होते हुए ये जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं। तो इस तरह से हमको पहले इसका एक तरह से ओवरव्यू लेने देना था कि जो इसका बेसिन है गंगा का, और यहीं उत्तर का जो मैदान है उसका निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि मेन पिलर्स ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम जो किस लिए शुरू किया गया था? गंगा नदी के लिए शुरू किया गया था, ताकि उसमें जो साफ सफाई है वो की जा सके। तो इसके पिलर्स कौन से? तो सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, नतः जो रिवर सरफेस है उसको क्लीन करना, फॉरेस्ट्रेशन यानी वनीकरण को बढ़ावा देना, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी करना, और रिवर के फ्रंट डेवलपमेंट करना, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना, पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना, गंगा ग्राम का निर्माण करना। तो ये इसके पिलर्स हो गए। अब हम देखते हैं जो एक्शन प्लान क्या था गंगा का। तो इन 21 कार्य बिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए 8 मंत्रालय 3 साल के लिए विशिष्ट मुद्दों पर काम करेंगे। नमामि गंगे प्रोग्राम। अब पहला क्या है? तो पूरे वर्ष गंगा के पर्यावरणीय प्रवाह को निर्धारित करने और बनाए रखने के लिए व्यापक उपाय करना। दूसरा क्या है? तो मौजूदा जो सीवेज उपचार सुविधाओं को अच्छे से निर्माण करना, उनको उन्नयन करना,
और सीवेज बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाओं को शुरू करना। फिर तीसरा क्या है कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी और वित्तीय मॉडल अपनाकर विभिन्न नालों के माध्यम से सीधे नदी में बहने वाले सीवेज और अन्य अपशिष्टों का उपचार करना। चौथा, औद्योगिक प्रदूषण से निपटना। अगला, गंगा नदी के किनारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने और विकास करना। कुछ चुनिंदा ग्राम पंचायतों, आदर्श पंचायतों के रूप में गंगा ग्राम का निर्माण करना। अगला है कि रासायनिक और उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से होने वाले प्रदूषण से फिर अगला है कि नदी की सतह और घाटों की सफाई सहित नदी में प्रवेश करने वाले धार्मिक कचरे का निपटान करना। नदी के किनारे मॉडल शमशान घाट बनाना। नदी तट विकास करना। जन सुविधाओं का विकास करना। फिर राज्यों को एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसके लिए, गंगा प्रोजेक्ट के लिए, कि वो इसके लिए तैयार हो सके, इसमें अपने सफाई में योगदान दे सके। गंगा बेसिन का GIS एंड स्पेशल मैपिंग करना। फिर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना इंक्लूडिंग गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान। फिर एस्टेब्लिशमेंट करना नेशनल गंगा मॉनिटरिंग सेंटर का। उसके बाद औषधि पौधों और देशी वृक्ष प्रजातियों के लिए वनारोपण अभियान चालू करना। गंगा के जलीय जीवन की विविधता का संरक्षण करना और संचार व जन सुविधाओं को पहुंचाना, लोगों को अवेयरनेस करना। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो नमामि गंगे है, जो गंगा कार्यक्रम के लिए चलाया गया था, कि किस तरह से जो गंगा में जो प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है उसे किस तरह से निपटान किया जा सके। तो उसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था। तो अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि गंगा इतनी प्रदूषित ही क्यों हुई। तो आप यहाँ से सिटी से देखने का प्रयास कीजिए, जैसे न्यू दिल्ली है, आगरा है, कानपुर है, तो यहीं आपको देखने का प्रयास करेंगे कि यहीं पर जो इंडस्ट्री सेक्टर भी अवस्थित हैं। दूसरा है कि अब यहाँ पर जो हरिद्वार है या अभी जो इलाहाबाद है, ये एक तरह से धार्मिक स्थल भी हैं। और जब आप इलाहाबाद आएंगे तो आप देखेंगे, या वाराणसी आएंगे तो आप देखेंगे कि घाटों पे जो बॉडी से डेड बॉडी उनको जला जाता है, फिर उनके अवशेषों को गंगा नदी में बहा दिया जाता है, जिससे क्या है कि गंगा का जो प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ता जा रहा है। तो आप इस मैप से एक तो आप इंडस्ट्री को जोड़कर देखिए कि इसके किनारे यमुना और गंगा के किनारे कौन कौन सी इंडस्ट्री बसी हुई है। दूसरा है वहाँ के धार्मिक स्थल कौन कौन से, उनको लिंक करने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो ये धार्मिक स्थल है, जो इंडस्ट्री है, वो गंगा के प्रदूषण में अपना योगदान दे रही हैं। और एक है कि आम नागरिक भी किस तरह से इसमें प्रदूषण में योगदान दे रहा है। तो इस तरह से आप इसको जोड़ने का प्रयास कीजिए और किस तरह से इसको निपटान किया जा सके, इस प्रदूषण का किस तरह से जन अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके, तो इस पर भी आप अपने विचार डेवलप कीजिए। अब हम देखते हैं अगली खबर को। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठों में सुनवाई का आज से होगा सीधा प्रसारण। तो सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठों में होने वाली सुनवाई का मंगलवार से सीधा प्रसारण होगा। आम जनता देश की सर्वोच्च अदालत में चल रही सुनवाई और दलीलों को घर बैठे देख पाएंगी। यह पहला मौका होगा जब सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक सुनवाई का सीधा प्रसारण होगा। अब हम अगले जो पेज में इससे संबंधित और विस्तृत जानकारी को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के सीधे प्रसारण से सुविधाओं के साथ चिंता भी। तो नेशनल डेस्क, तो नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग यानी सजीव प्रसारण इस समय चर्चा का विषय है। लोगों में उत्सुकता है कि कैसे और किस मंच पर यह प्रसारण होगा। तो हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो 4 वर्ष पहले हुई सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को लोगों तक सीधे प्रसारण के माध्यम से पहुंचाने पर सुनवाई के बारे में निर्णय वर्ष 2018 में लिया गया था। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस खानविलकर और जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने संवैधानिक और राष्ट्रीय हित के मामलों के सीधे प्रसारण को लेकर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दी थी। और जो जनहित याचिका है वो किस आधार पर दायर की गई थी, तो न्याय तक सबकी सीधी पहुंच के हवाले देकर याचिका दायर की गई थी। अभी इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा। यह व्यवस्था केवल संविधान पीठ के मामलों में लागू होनी चाहिए। और अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि इस व्यवस्था से अदालतों में बेड कम होने के साथ ही वादियों को लंबी दूरी की यात्रा करने में भी राहत मिलेगी। तो ये तो इसके फायदे हो गए। क्या फायदे हो गए कि लंबी जो बेड कम होगी, दूसरा है वादियों को लंबी दूरी यात्रा करने से भी राहत मिलेगी। इन मामलों में न हो प्रसारण, तो किन मामलों में इसका प्रसारण न किया जाएगा, तो अटॉर्नी जनरल ने सुझाव दिया कि सीधा प्रसारण करना या न करने का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहना चाहिए। विवाह संबंधी, नाबालिगों से जुड़े, कम उम्र के अपराधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सीधा प्रसारण नहीं होना चाहिए। दूसरा, सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीड़ित, गवाह और बचाव पक्ष बिना किसी दबाव के सच्चाई बयान कर सके। अहम गवाहों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। अनुमति के बाद उनके चेहरे स्क्रीन पर धुंधले किए जा सकते हैं। संवेदनशील और गोपनीय तथ्यों की सुरक्षा की जानी चाहिए। तीसरा, ऐसे मामलों का प्रसारण नहीं होना चाहिए जिससे भावना भड़काने से समुदाय में वैमनस्य का खतरा पैदा हो। चिंता और आशंका भी, तो सीधे प्रसारण को लेकर कुछ चिंता और आशंकाएं भी हैं। कुछ हाई कोर्ट की प्रक्रिया के वीडियो यूट्यूब पर हैं जिन्हें सनसनीखेज शीर्षक के साथ परोसा गया है। आशंका है कि किसी गलत उद्देश्य से कोर्ट कंटेंट से लोगों के बीच गलत सूचनाएं प्रसारित की जा सकती हैं। अब इसमें विश्व में क्या स्थिति है लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर, तो उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो अमेरिका में वर्ष 1955 से अदालत में बहस की ऑडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन की अनुमति है, लेकिन सीधे प्रसारण की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया में लाइव या डिफर्ड ब्रॉडकास्टिंग की अनुमति है। ब्राजील में वर्ष 2002 में वीडियो और ऑडियो प्रसारण की व्यवस्था है। इसके लिए वह टीवी जस्टिका और रेडियो जस्टिका नाम से चैनल बनाए गए हैं। कनाडा में केवल कार्यवाही का प्रसारण ही नहीं होता बल्कि हर केस की व्यवस्था भी की जाती है। दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 2017 से मीडिया को आपराधिक मामलों की अदालती कार्यवाही का प्रसारण करने की अनुमति है। यह व्यवस्था अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत दी गई है। ब्रिटेन में वर्ष 2005 में कानून में बदलाव करके प्रसारण पर न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही के प्रावधान को समाप्त किया गया। वहां अदालती कार्यवाही 1 मिनट विलंब से प्रसारित की जाती है। तो ये तो हमने देख ली कि किस तरह से विश्व में इसकी स्थिति है, इससे लेकर क्या आशंकाएं, क्या चिंता जाहिर की गई है, किन मामलों को लेकर इसमें प्रसारण नहीं किया जा सकता है और किन मामलों को प्रसारण किया जा सकता है और इसका क्या प्रभाव होगा। तो आप इसके जो प्रभाव है उसका एनालिसिस कीजिए कि लाइव स्ट्रीमिंग होने से क्या इसके जो सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। अब लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब ही क्या है कि जो कोर्ट है, अब वहाँ पर जो कार्रवाई हो रही वो आपको आपके घर बैठे आपको वो कार्रवाई दिखेगी कि किस तरह से जो कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। तो इससे आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, आप इसको जोड़ने का प्रयास कीजिए कि एक तरह से जो डोमिनो इफेक्ट है उसको लागू करने का प्रयास कीजिए कि अब उसका लाइव प्रसारण से आपको आर्थिक क्या फायदा हो सकता है, सामाजिक क्या फायदा हो सकता है, पर्यावरण को लेकर क्या फायदा हो सकता है। तो इस तरह से आपको इस खबर को लिंक करना है। अब हमने जो पायलट प्रोजेक्ट की बात की उसको देखते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। जो कहीं कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है उससे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट का दिखाया हुआ कि किस तरह से एक प्लान बनाया जाता है, उस पर रिसर्च किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, फिर उसको अडेप्ट किया जाता है, फिर उसके मेजर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि जो ये प्रोजेक्ट है ये आगे आने वाले समय में सफल होगा या नहीं होगा, इसके क्या सकारात्मक पक्ष हैं, क्या नकारात्मक पक्ष हैं, उनको किस तरह से हैंडल किया जा सके, इसके जो नकारात्मक गुण हैं उनको किस तरह से कम किया जा सके, इसको और किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सके। इसके लिए एक छोटे स्तर पर पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है जिसे हम पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब छोटे स्तर पर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में क्या फ़ायदा, क्या परेशानी आ रही है और उनसे किस तरह से निपटा जा सके, ताकि जब इस प्रोजेक्ट को बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जा सके तो उस समय वो समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पर दिखाया हुआ कि स्टेप्स ऑफ पायलट टेस्टिंग, तो प्लानिंग की जाती है, फिर प्रिपेयर किया जाता है पायलट टेस्ट के लिए, फिर इम्प्लीमेंट द पायलट टेस्ट, फिर इवेल्यूएट द पायलट टेस्ट। जो पायलट टेस्ट किया है उसको इवेल्यूएट किया जाएगा कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कहाँ कमियाँ आ रही हैं, फिर उनको सुधारा जाएगा, फिर आखिरी में लॉन्च द प्रोडक्ट। तो इस तरह से एक पूरी जर्नी रहती है कि किस तरह से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, फिर एक फाइनल प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। तो इस तरह से हमें देखना है। तो लाइव स्ट्रीमिंग अभी क्या है, तो एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है। अगर वो सफल होता है तो उसे बड़े स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। जनवरी के बाद पहली बार $85 प्रति बैरल से नीचे आया कच्चा तेल। तो वैश्विक मंदी की आशंका का बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड की कीमतें लगातार नीचे की तरफ आ रही हैं। तो अब हम क्रूड या कच्चे तेल को देखने का प्रयास करते हैं। आप अब इस पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से एक ऑयल इंडस्ट्री वर्क करती है, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये एक तरह से जो मुंबई हाई बेसिन है,
एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मुंबई हाई बेसिन में एक तरह से इस तरह की मशीनरी लगाई गई है जहाँ समुद्र के अंदर से जो ऑयल है यानी जो कच्चा तेल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है यानी निकाला जा रहा है, फिर उसका किस तरह से परिवहन किया जा रहा है, परिवहन करने के बाद किस तरह से उसको रिफाइनरी में ले आया जा रिफाइनरी जो इंडस्ट्री उसमें लाया जा रहा है, रिफाइनरी इंडस्ट्री के बाद उसको किस तरह से जो भट्टी है उसमें लाया जा रहा है, फिर भट्टी में विभिन्न टेम्परेचरों पर किस किस प्रकार के जो प्रोडक्ट है उनका निर्माण हो रहा है, फिर उन प्रोडक्ट को किस तरह से फिर एक्सपोर्ट किया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कहाँ, एक फाइनल स्टेशन तक, ताकि वहाँ से जो आम नागरिक है वो इसका इस्तेमाल कर सके। तो इस पिक्चर से आप और अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिए, अपने दिमाग में एक पिक्चर को क्रिएट कीजिए कि किस तरह से एक ऑयल जो इंडस्ट्री है किस तरह से जो कच्चा माल निकलता है और एक फाइनल स्टेशन तक आता है जहाँ आम नागरिक उसका इस्तेमाल कर सके। अब हमने जैसे बात की कि उसको क्रूड ऑयल को समुद्र से या मुंबई हाई बेसिन से निकालने के बाद उसको रिफाइनरी में ले जाया गया, फिर रिफाइनरी में उसको कहाँ ले जाया गया, तो उसको भट्टी में ले जाया गया यानी फर्नेस में ले जाया गया, फर्नेस पर उसको विभिन्न टेम्परेचर पर हीट किया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। अब इसमें विभिन्न तरह के प्रोडक्ट बनेंगे जैसे बिटुमिन, लुब्रिकेंट ऑयल, फ्यूल ऑयल, डीजल, पैराफिन, नेफ्था, गैसोलीन, पेट्रोलियम गैस। तो इस पिक्चर में दिखाया हूँ कि जो बिटुमिन है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो सड़क निर्माण में किया जाता है। पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल कहाँ करते, तो एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते, कुकिंग ईंधन के रूप में। गैसोलीन का कार में उपयोग करते हैं। नेपेथा में जो पेंट्स रहते हैं उनमें इस्तेमाल किया जा सकता है। पैराफिन है तो वायुयान है उनके ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। डीजल का परिवहन में इस्तेमाल होता है। फ्यूल ऑयल है और एक ल्यूब्रिकेंट ऑयल है जिसका जो इस्तेमाल है वो मशीनरी होती है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। अब एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री को आप इस पिक्चर से और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। इसमें आप देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री वर्क करती है, किस तरह से ऑयल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ऑयल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है, रॉ ऑयल टैंक से टैंकर के थ्रू लाया जा रहा है, ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, कैश होल्डर के पास जा रहा है, फिर किस तरह से उसके ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल ऑयल्स हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग है और पाइपलाइन के थ्रू किस तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तो इस पिक्चर से आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, किस तरह से आम नागरिक तक पहुंचा जा रहा है, किस तरह से उसका जो ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हुए किन किन स्टेपों से होकर गुजरता है वो। इस तरह से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। जीएसटी इंडियन इकोनॉमी साइंस एंड टेक से जोड़ सकते हैं। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से जोड़ा जाएगा स्वदेशी नाविक। तो केंद्र में मेड इन इंडिया स्मार्टफोन में देश में ही विकसित किए गए नेविगेशन सिस्टम यानी नाविक को जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सितंबर के पहले सप्ताह में स्मार्टफोन और चिप निर्माताओं ने कहा था कि नाविक को जोड़ने से स्मार्टफोन की लागत में वृद्धि होगी। अभी कंपनियां अमेरिकी नेविगेशन सिस्टम यानी जो जीपीएस है और रूसी नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास को सपोर्ट करने वाली चिप का निर्माण करती हैं। अब हम देखते हैं जो नाविक का जिक्र किया वो क्या है, तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नाविक को भारत के साथ साथ इसकी सीमा से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को सटीक वास्तविक समय स्थिति और समय सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रत्येक सेट में 3 रुबिडियम परमाणु घड़ियां होती हैं जो सटीक स्थान डेटा प्रदान करती हैं। ये किस तरह की जो सुविधाएं वो प्रोवाइड करेगा, तो इट प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। एक स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो सबके लिए सभी यूजर्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और दूसरी रहेगी रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। जो रेस्ट्रिक्टेड सर्विस रहेगी वो केवल अधिकृत उपयोगकर्ता यानी एक तरह से सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों को ही प्रदान की जाएगी। अब इसके हम एप्लीकेशन देखते हैं IRNSS के। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, वाहन ट्रैकिंग के लिए, बेड़े प्रबंधन के लिए, सटीक टाइमिंग मैपिंग के लिए, जियोडेटिक डेटा कैप्चर के लिए, हाइकर्स और यात्रियों के लिए स्थलीय नेविगेशन में सहायता कर सकता है। ड्राइवरों के लिए दृश्य और आवाज नेविगेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ कल्पना मतलब तुलना की गई है। जो अमेरिका का जीपीएस है उसमें जो 24 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। तो इस तरह से आप देखने का प्रयास कीजिए कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट
तो इनको जो ये नाम लिए हैं यहाँ पर, जो जियो सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, तो इनको देखते हैं हम एक। तो आप इसमें देखने का प्रयास कीजिए कि ये अर्थ हो गई, और अर्थ में जो पोल से उनके अराउंड जो ऑर्बिट से, उनको क्या बोला, तो लो अर्थ ऑर्बिट, यानी 20 से 25 मिली सेकंड तो दिखाया हुआ समय का इनमें कि इतने समय अंतराल है। अभी दो दिखाए हुए, एक तो एल ई गो यानी लो अर्थ ऑर्बिट, यानी किस तरह से ये पोलों के जो ऊपर घूम रही है, और दूसरा दिखाया हुआ है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जो इक्वेटर है पृथ्वी के उसी के समानांतर घूम रही हैं। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, या ये सैटेलाइट किस तरह से जो पृथ्वी है उस पर जो मॉनिटरिंग है वो कर रहे हैं। तो दोनों का दिखाया हुआ कि दोनों किस तरह से काम करते हैं, एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और एक जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जिनको पोलो के ऊपर की निगरानी के लिए, या एक तरह से जो पोल हैं नॉर्थ और साउथ उनके ऊपर जो लॉन्च किया गया है। इस तरह से आप दोनों को समझने का प्रयास कीजिए कि जीईओ और जो एलईओ किस तरह से कार्य कर रही हैं। अब हम जो नेविगेशन सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड उसको देखते हैं कि जो अमेरिका का है, रशिया का है, चाइना का है, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, जापान, उनके जो नेविगेशन सिस्टम है उसको एक बार तुलना करते हैं कि वो किस टाइप के, किस कौन ऑपरेट करता है, कि उनका कवरेज क्या है। तो यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम दिया हो तो जीपीएस यानी जो अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कंट्री दी है यूनाइटेड स्टेट। अब इसको ऑपरेट कौन करता है, ऑपरेटर एयरफोर्स स्पेस कमांड। टाइप किस तरह का है, तो मिलिट्री और सिविलियन। कवरेज क्या है, तो ग्लोबल। फिर रशिया की बात की जाए तो रशिया का ग्लोसनास रशियन। अब इसे ऑपरेट कौन करता है, तो रशियन एरोस्पेस डिफेंस फोर्स। और VKO किस टाइप का है, तो मिलिट्री टाइप का। इसका कवरेज क्या है, तो ग्लोबल है। फिर चाइना की बात की जाए तो बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी BDS से ऑपरेट कौन करता है, तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA। किस टाइप का है, तो मिलिट्री और कमर्शियली। और कवरेज क्या है, तो ग्लोबली ऑपरेशनल। अब भारत की बात कीजिए तो भारत में कौन सा है, तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS, या जिसे नाविक भी कह सकते हैं। ऑपरेशनल बाय 2016 से इंडिया। अब इसे ऑपरेटर कौन है इसका, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। किस टाइप का है, तो मिलिट्री और सिविलियन। और किस तरह का है, कवरेज क्या है इसका, तो अभी केवल भारत तक ही सीमित है यानी क्षेत्रीय। फिर यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो उनका कौन सा नेविगेशन सिस्टम है, तो गैलीलियो। कौन ऑपरेट करेगा, तो GSA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। किस टाइप का है, तो सिविलियन और कमर्शियली। और ग्लोबली कवरेज है इसका। फिर जापान की बात किया जाए तो जापान का कौन सा नेविगेशन सिस्टम है, तो क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम यानी QZSS इन डेवलप। कौन ऑपरेटर है इसका, तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरिंग एजेंसी यानी JAXA इसको ऑपरेटर है इसका। किस टाइप का है, तो सिविलियन है। और ये भी एक तरह से रीजनल इसका कवरेज है। तो इस तरह से इस खबर को हमको देखना था। ईरान ने इराक के कुर्दिश इलाके में किए ड्रोन हमले। तो ईरान में हिजाब पहनने की अनिवार्यता व अन्य प्रतिबंधों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने सोमवार को उत्तरी इराक के कथित ईरानी कुर्दिश अलगाववादियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए और गोले भी दागे। तो अब देखते हैं कि जिसका जिक्र किया गया है कुर्दिश इलाका, वो कहाँ पर अवस्थित है। तो आप इसको देखने का प्रयास कीजिए कि ये जो मिडल ईस्ट है, पश्चिमी एशिया में अवस्थित हो गया है। ये इराक दिखाओ, ये ईरान दिखाओ, ये टर्की, ये सीरिया। तो ये इन देशों के बीच में अवस्थित हो गया। ये जो कौन सा क्षेत्र है, तो कुर्दिश रीजन, या कुर्दिश रीजन ऑफ इराक। ये ईरान हो गया, ये टर्की हो गया, और इसकी सीमा इधर सीरिया से भी लग रही है। ये पर्शियन गल्फ हो गया, ये कुवैत वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ कुवैत अवस्थित है। अब हम एक अन्य मैप में इसको देखते हैं। तो ये कुर्दिश रीजन, ये ईरान, रिपब्लिक ऑफ इराक, टर्की और सीरिया। ये पर्शियन गल्फ हो गया, ये कुवैत की हमने बात की थी, ये सऊदी अरब। तो अब हम इसको देख क्यों रहे हैं, क्योंकि जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, कि जो कुर्दिश रीजन है वो चर्चा में बना था, तो उसके चर्चा में बनने के तो पता है कि अब वो जो कहाँ अवस्थित है, किन देशों के बीच में अवस्थित है, किसके साथ उसकी सीमा लगती हैं। तो इस तरह से जो प्रीलिम्स में पर्सपेक्टिव से प्रश्न बन सकते हैं, तो इस तरह से हमको ध्यान देना है कि इराक की राजधानी बगदाद हो गई। इधर जो ये कुर्दिश रीजन है इसकी सीमा इराक से, सीरिया से लग रही है, टर्की से लग रही है, ईरान से लग रही है और इराक से लग रही है। इस तरह से इस खबर को हमको देखना है।
अब देखते हैं हम मंगलयान के बारे में। तो GS1 सोलर सिस्टम से जोड़कर देख सकते हैं, GS3 साइंस एंड टेक से जोड़ सकते हैं, इसरो मिशन से जोड़ सकते हैं। तो 6 माह के मिशन पर गए मंगलयान को 8 साल पूरे। तो 8 साल पहले भारत ने पहले ही प्रयास में वह उपलब्धि प्राप्त की जिसे कोई भी देश पहले प्रयास में नहीं प्राप्त कर सका था। यह उपलब्धि थी मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने की। तो 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग की गई थी। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। न्यूनतम व्यय पर मिशन को पूरा करना इसरो की अहम विशेषता है। कम व्यय में अधिकतम उपलब्धि की यह विशेषता मंगलयान के संदर्भ में भी देखी जा सकती है और इसका हॉलीवुड की फिल्म से भी कम खर्चा है। तो यहाँ पर एक अमेरिका की और भारत की जो मिशन है उसकी जो खर्चा है उसमें दिखाया है कि जो मंगलयान है 7.4 करोड़ डॉलर रहा मंगलयान पर हुए, किसका, भारत का। और 67.1 करोड़ डॉलर लगे थे अमेरिका के मोविन मिशन पर जो मंगलयान मतलब मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था। 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ। तो ये समय देखने का प्रयास कीजिए कि इसको समय कितना लगा वहां तक स्थापित होने में। 6 महीने तय की गई थी मिशन की सीमा। मंगलयान की लॉन्चिंग के समय 40 kg ईंधन बचा था मंगल की कक्षा में प्रवेश के समय, जो अनुमान से 2 गुना था। 24 मार्च 2015 को मिशन को 6 महीने पूरे हुए और यान की अच्छी स्थिति को देखते हुए इसरो ने अभियान की समय सीमा को 6 महीने और बढ़ा दिया। 24 सितंबर 2015 को मिशन का 1 साल पूरा होने के मौके पर इसरो ने मंगलयान से मिली जानकारियों व तस्वीरों के आधार पर मंगल का वैज्ञानिक एटलस जारी किया। मंगल के उपग्रह फोबोस की तस्वीर खींची। तो इसका जो एक तरह से सैटेलाइट हो गया किसका, मंगल का। तभी हम देख लेंगे कि और कौन से इसके सैटेलाइट्स हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ एक ओवरव्यू लिया। आप देखने का प्रयास कीजिए, ये मंगल ग्रह है, इसकी पिक्चर दिखाई हूँ, इसका कलर देखने का प्रयास कीजिए, किस दिशा में घूम रहा है उसको देखने का प्रयास कीजिए। आप इस एक पिक्चर से और समझने का प्रयास कीजिए। ये सूरज हो गया, मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स। तो मार्स किसके बाद आता है क्रमांक में, तो पृथ्वी के बाद आता है। मार्स के बाद कौन सा आता है, तो जुपिटर आता है। मार्स किन 2 ग्रहों के बीच में अवस्थित है, तो अर्थ और जुपिटर के बीच में अवस्थित है। एक अन्य पिक्चर से और समझने का प्रयास कीजिए आप। तो ये सन हो गया, तो ये मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स, फिर जुपिटर, और यहीं पर एस्टेरॉइड बेल्ट अवस्थित है। जुपिटर के बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पर उनके जो सैटेलाइट है वो दिखाए हुए, यानी जो नेचुरल सैटेलाइट है। तो पृथ्वी का कौन सा है, तो मून है। तो ऐसे मार्स का दिखाया हुआ फोबोस, डीमोस, बोथ नॉट शोवन। ये डीमोस, ये जुपिटर दिखाया है। जुपिटर का कौन सा है, तो लो, यूरोपा। तो इस तरह से आप देखिए कि शनि के कौन से, जुपिटर के कौन से, यूरेनस के कौन से, नेपच्यून के कौन से हैं, किस नंबर पर आता है। इनका आप साइज के एनालिसिस से जमाने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको देखिए। अब हम इसरो के सेंटर की बात कर लेते हैं जहाँ से जो मंगलयान लॉन्च किया गया था। तो वो कहाँ पर है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी SDSC। तो कहाँ पर है, तो श्रीकोटा आंध्र प्रदेश में। और तिरुपति आंध्र प्रदेश में कौन सा है, तो नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर अवस्थित है। ये अब आपको अच्छे से इसकी पिक्चर दिखेगी। अब तमिलनाडु में देखिए, तो तमिलनाडु में क्या है, तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। अब केरला में चलिए, तो केरला में 2 है, एक तिरुवनंतपुरम केरला और एक अलुवा केरला। तो तिरुवनंतपुरम में क्या है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। दूसरा लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर, इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कहाँ पर अवस्थित है, तो केरला में। अब हम बेंगलुरु में देखने का प्रयास करते हैं। बेंगलुरु में कर्नाटक, तो स्पेस कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो हेडक्वार्टर्स। सिविल इंजीनियर प्रोग्राम ऑफिस, इसरो सैटेलाइट सेंटर अवस्थित है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन पर यही अवस्थित है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर, जो कहाँ पर अवस्थित है, तो बेंगलुरु में। ये हसन कर्नाटक, तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये कर्नाटक में। एक और है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क और इंडियन स्पेस
साइंस डेटा सेंटर, तो ये कर्नाटक में अवस्थित हो गया। हैदराबाद में क्या है, तो हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। भोपाल में, तो भोपाल मध्य प्रदेश में क्या है, तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी अवस्थित है। कलकत्ता में क्या है, तो ईस्टर्न RRSC। नॉर्थन में दिखाया हुआ शिलोंग में, तो नॉर्थन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इधर यूपी में दिखाया हुआ लखनऊ में। उत्तर प्रदेश, तो ISTRAC ग्राउंड स्टेशन। यहाँ दिल्ली में दिखाया हो, तो दिल्ली में DOS ब्रांच सेक्रेटरी, इसरो ब्रांच ऑफिस दिल्ली ईस्टर्न, दिल्ली अर्थ स्टेशन। यहाँ देहरादून उत्तराखंड में दिखाया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक। चंडीगढ़ पंजाब में क्या है, तो सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी। जोधपुर में क्या है, तो वेस्टर्न RRSC। उदयपुर राजस्थान में क्या है, तो सोलर ऑब्जर्वेटरी। माउंट आबू राजस्थान में क्या है, तो इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी। अहमदाबाद गुजरात में क्या है, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है। डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट लगाई हुई है। नागपुर में क्या है, तो नागपुर सेंटर RRSC। मुंबई में महाराष्ट्र में क्या है, तो इसरो ऑफिस है। तो इस तरह से आप और अच्छे से इसका एनालिसिस कीजिए कि कहाँ इसरो के सेंटर अवस्थित है, कौन से अवस्थित है, क्या काम करते हैं। तो इस तरह से आप इस खबर को देखिए। तो अब हम गूगल अर्थ पर चलते हैं। तो गूगल अर्थ, अब गूगल अर्थ में हम चलते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो ये पुली के जेल हो गई, ये श्री हरिकोटा हो गया है। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर सर्कल, ये सतीश धवन लॉन्च कॉम्प्लेक्स, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा, इशार प्रोजेक्ट, सतीश धवन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो लॉन्च व्यू गैलरी। तो ये पोलिकेट लेक की किस साइड अवस्थित है, तो पोरू की साइड अवस्थित है। कौन से समुद्र के साथ इसकी सीमा लग रही है, तो बंगाल की खाड़ी से लग रही है। अब आप कुछ पिक्चर देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की। कि किस तरह से डिजाइन किए जा रहे हैं सैटेलाइट को। ये इसरो, किस तरह से एक सैटेलाइट आर्यभट्ट स्केल आर्यभट्ट को दिखाया हुआ है। ये किस तरह से जो डिज़ाइन किया जाता है और किस तरह से उसको लाया जाता है लॉन्चिंग पैड पर, जो यहाँ से लॉन्च किया जाता है। तो ये आप रूट को देखकर समझने का प्रयास कीजिए कि डिज़ाइन कहाँ हो रहा है, उसका निर्माण कहाँ हो रहा है और उसको लॉन्च कहाँ से किया जा रहा है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ये PSLV। 3, 2, 1, 0. Just 5 seconds. Normal P1 tracking, PT tracking, No tracking. P2 tracking, That was a brilliant tracking. picture of a sight to behold. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D1 लॉन्च व्हीकल का। ये तिरुवनंतपुरम की हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम ये रहा।
अब हम एक बार अमेरिका को देखते हैं। तो हमको अमेरिका चलना है, तो कौन सा रूट पकड़ा जाए? बंगाल की खाड़ी से चलते हैं, अंडमान सागर से होते हुए, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, साउथ चाइना से होते हुए, फिलीपींस सागर से होते हुए, ये होनोलू हवाई द्वीप से होते हुए यूनाइटेड से पहुंच गए हम। ये लेक, इसकी ग्रेट लेक्स, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक इरी, ओंट्रियो इरी, ये सेंट लॉरेंस नदी निकल रही है, कहाँ जाके गिर रही है? तो ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर गिर रही हैं। ये डेट्रॉइट शहर, ये शिकागो, जहाँ जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपना धार्मिक भाषण दिया था। तो लेक मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में अवस्थित है। लेक सुपीरियर सबसे बड़ी झील हो गई है। ये सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, लॉस वेगास, सैन डियागो, यहीं पर आपको मैं सिलिकॉन वैली दिखाता हूँ एक बार। तो आप सिलिकॉन वैली देखने कीजिए पिक्चर। यहाँ आप मॉडल देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से डेवलप्ड है ये कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूजियम। ये एंड्रॉयड का दिखाया हुआ है इधर। अब आप सैटेलाइट व्यू में देखने का प्रयास कीजिए अमेरिका को। इन देशों के साथ इसकी सीमा लग रही, तो वह कनाडा, नीचे मेक्सिको आ गया है। मेक्सिको और कनाडा के बीच में कौन सी नदी होकर निकल रही? तो रियो ग्रांडे नदी होकर निकल रही है। यहीं पर मिसिसिपी और मिसौरी नदी, ये आप देखने का प्रयास कीजिए। ये दिखाई दे रहा है मिसिसिपी और मिसौरी नदी। ये कहाँ जाकर गिर जाती है? तो गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर गिरती हैं। ये फ्लोरिडा, यहाँ से जो नासा है अपने मिशन को लॉन्च करता है। ये न्यूयॉर्क को देखिए आप। इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा।
तो हमारा जो विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।